मैं वीरगंज बस स्टैंड पर मौजूद हूँ और किस तरीके से कर्फ्यू में स्थिति है ये बसों को दिखाना चाहूँगी, क्योंकि बस स्टैंड में आपको ये बसें लगी हुई कतारबद्ध नज़र आएंगी। अक्सर आम तौर पर जब यहाँ यात्री आते हैं एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए तो इसी बस स्टैंड पर आते हैं, लेकिन एक एक बसें आपको इसी तरीके से लगी हुई नजर आएंगी। पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि आज कर्फ्यू में थोड़ी सी ढील दी गई है और पैदल लोगों को आने जाने की अनुमति है बॉर्डर इलाकों में, लेकिन उसके बावजूद ये देखिए तमाम जो बसें हैं, चूँकि यहाँ से अगर काठमांडू जाना है या पोखरा जाना है तो बसें जो चलती हैं आमतौर पर वो आपको खड़ी नजर आएंगी इसी बस स्टैंड में। और यही वजह है कि ड्राइवर्स को भी दिक्कत आ रही है कर्फ्यू की वजह से। मैं चाहूंगी कि सबसे पहले कुछ यात्री जो आए हैं इमरजेंसी में उनसे बातचीत कर सकूं कि क्या कहते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? इंडिया उड़ीसा से। उड़ीसा वाला। उड़ीसा से आ रहे हैं। ये आपकी पत्नी है? हाँ। आप उड़ीसा से आ रही हैं? जी हम ट्रेन में आए हैं। ट्रेन में क्या नाम है आपका? नानू बसेल। नानू बसेल जी। तो वहाँ इंडिया गई थी किसी काम से, बताना चाहेंगी? बाबू का जॉब है उड़ीसा में, बाबू का जॉब है जी। नहीं दिक्कत कुछ नहीं होगा। कैसे आई? ट्रेन से। ट्रेन से कहाँ उतरी? रक्सौल जी। रक्सौल से आया हूँ आदमी वीरगंज। कैसे? घोड़ा गाड़ी ऑटो जी। अभी जो नेपाल में स्थिति है जो आप लोग देख पा रहे हैं, क्या कहेंगे? मतलब इस तरीके की जो स्थिति हुई है आप लोगों को, आप कह रहे हैं कि दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन इस स्थिति पर कुछ कहना चाहेंगे? आप तो नेपाल से हैं। नहीं और क्या बोलेंगे? दिक्कत है। हाँ दिक्कत है। नेपाल का हालात तो दिक्कत है ना, हमको तो ऐसे दुख लगता है ना। हम जाएंगे डुमरे, पोखरा गाड़ी में जाएंगे, डुमरे उतरेंगे। घर पर वहाँ बच्चे हैं? जी बच्चे इंतजार कर रहे हैं? बेटा बेटी है जी। बच्चों को फिक्र हो रही होगी, आपको फिक्र हो रही होगी बच्चों की? जी हाँ? कि कैसे हैं बच्चे, सुरक्षित है कि नहीं है? जी। क्या इलाज कराने गई थी क्या इनका? जॉब कर रहे हैं जी, उड़ीसा में सरकारी जॉब कर रहे हैं ना। ठीक है, शुक्रिया। कुछ ड्राइवर्स नजर आ रहे हैं। अब देखिए इनके साथ दिक्कत यह है कि पैसेंजर्स भर के गाड़ी में, बसों में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। आप सभी बस चलाते हैं? ये बस ड्राइवर है हम लोग। बस दिक्कत यही है, हम लोग का 3 दिन से बंद है। आंदोलन ज़्यादा हो गया, जितना बहुत क्षति हुआ नेपाल में, और उस हम लोग का यातायात बंद है। अपने हम लोग गाड़ी के पास बैठ रहे हैं, यही हम लोग का समस्या है। कितने का नुकसान हुआ है आपका एक दिन में? अब नुकसान तो मत पूछिए मैडम साहब, बहुत नुकसान हुआ है। रास्ता में हम लोग आए तो बाइक आपका सुमो छोटा वाला गाड़ी बहुत जला हुआ है, बिल्डिंग मकान बहुत जला हुआ है। नहीं, जैसे बस से मान लीजिए यात्री जाते थे तो एक दिन में कितना पैसा कमा लेते थे आप? अब एक दिन का वो जो मूल्यांकन हम लोग करेंगे तब 20-25 हज़ार का एक दिन का लॉस जा रहा है गाड़ी का। हाँ गाड़ी का मालिक का 25,000 का लॉस है। 25,000 का लॉस जा रहा है। तो 3 दिन हो गए कि 4 दिन? आज तीसरा का दिन हो गया। मतलब लगभग 75 से 80,000 रुपए का आपका लॉस हो। आज 4 दिन हो गया। आज का दिन 4 दिन। 1 लाख रुपए का नुकसान। हाँ 1 लाख का नुकसान है। क्या नाम है आपका? राम बाबू मिश्रा जी। इस तरीके की स्थिति आप लोगों ने सोचा तो नहीं होगा कि अचानक इस तरह की स्थिति आ जाए? नहीं सोचा था। नहीं, आज तक तो ये नहीं हुआ था। आज तक नेपाल में राजतंत्र का आंदोलन हुआ, लोकतंत्र का आंदोलन हुआ, सबका आंदोलन, मगर ये जीएनजी का जो आंदोलन था ना, वो 2 दिन में नेपाल को जितना क्षति पहुंचा है शायद बांग्लादेश में भी नहीं हुआ होगा। और दूसरा बात ये है कि देश का भ्रष्टाचार नेता जो किए हुए हैं, गलत बात किए हुए हैं वो कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं आप अपनी बस? वीरगंज से पोखरा, वीरगंज टू पोखरा। एक व्यक्ति कितना है टिकट नेपाली? 870 नेपाली 870। जी। तो उस हिसाब से देखें तो आपका एक दिन
नुकसान है? अब एक दिन का मेरा व्यक्तिगत नुकसान तो क्या है, क्या बोला है, सैलरी हम लोग जाते हैं गाड़ी लेके आते हैं तो 3,000 3,500 4,000 रुपये हो जाता था 2 दिन में। अब ये 4 दिन हुआ 8,000 समथिंग का मेरा लॉस हुआ व्यक्तिगत। अब बस वाले का कितना नुकसान हुआ? उनका तो घटा ही घटा है। अब बैंक वाले बोलेंगे किस्ता नहीं हुआ, वो बोलेगा टायर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दे तो सरकार तो नहीं देगा। और नेपाल में सबसे क्षति हुआ, जो नहीं करना चाहिए था वो भी बात कर दिया है। दरबार को तोड़ना नहीं चाहिए था, वो भी टूट गया। आप भी बस चलाते हैं? वो भी ड्राइवर है, ऐसी बस का ड्राइवर है। आप भी बस चलाते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा दिनेश शाह। पोखरा लेके जाते हैं अपनी बस? आपका कितने का नुकसान हुआ? कितने हुए? एक ही नुकसान है, मतलब 25 से 30,000 मोटा मोटी प्रतिदिन के हिसाब से नुकसान है। हाँ। कितनी बसें यहाँ अब चलती हैं? आमतौर पर क्या भीड़ होती है? टूरिस्ट होते हैं? हाँ भीड़ होता है, आते। वेस्ट बंगाल से हम लोग को बंगाली दादा सब आते हैं। नेपाल, मनांग, मुस्तांग घूमने के लिए टूर में आते हैं और विदेशी भी आते हैं। बहुत चीज़ का भीड़ होता है यहाँ पर, बॉर्डर एरिया है ना, बहुत चीज़ का भीड़ होता है। मगर यहाँ वो चीज़ का फैसिलिटी नहीं है जो ये मिलना चाहिए टूरिस्टों को। यहाँ तो आम जनता को मिलने वाला वो तो बात की बात है, मगर टूरिस्टों को मिलने वाला सुविधा भी नहीं मिलता। हम चालक होकर वो बोल रहे हैं। नहीं तो अब ये देखिए, अभी सुबह ही कल शाम से 6 बजे से अभी सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया था। उसके बाद 3 घंटा छोड़ दिया। आदमी वगैरह जनता को सब्जी वगैरह लेना, अपना अपना क्या करना है, अपना गुट कर मत करो, अपना जगह पे अब जाकर विश्राम करो। उसके बाद फिर 9 बजे के बाद कर्फ्यू लग गया। ठीक है, तो ये देखिए कुल मिलाकर ये स्थिति है। अब मैं आपको बताऊं कि पोखरा की दूरी नेपाल के बीरगंज से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी है और अक्सर जो टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ से पोखरा जाते हैं, मनांग मुस्तांग आसपास में जो इलाका है घूमने का वहाँ जाते हैं। बस जैसा कि बस ड्राइवर्स ही बता रहे हैं कि एक दिन में बस में लगभग 30,000 के आसपास की आमदनी हो जाती है टूरिस्ट को लेकर जाना और फिर वहाँ से आना। 260 किलोमीटर मोटा मोटी यहाँ से पोखरा की दूरी है और ऐसे में पिछले 3 दिन से आज चौथा दिन है जब ये बसें नहीं चल पा रही हैं। एक एक बस आपको बिल्कुल सन्नाटे में दिखाई दे रही होगी। तो कितना बड़ा नुकसान है। नेपाल हर एक स्थिति फ्रंट पर तो जूझ ही रहा है, लेकिन ये बड़ा आर्थिक संकट है कि टूरिज्म के लिहाज से भी, चूँकि कर्फ्यू है देश में, ऐसे में ये एक बड़ा नुकसान नेपाल को उठाना पड़ रहा है और बस स्टैंड में सन्नाटा कुछ यूं पसरा हुआ है।